लेख में अमूमन इसकी जो शब्द रचना है सिदंग यानी जो पूर्ण है, और उसके बाद आगे का जो शब्द है ग ह प ति स यानी जो गृहपति है, गहपति है यानी घर का जो प्रमुख है वह, से ठी स जो सेठ है, श्रेष्ठी है, जो कि आज की भाषा में जो अमीर इंसान है। सुपबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती, जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी पूरे जम्बूद्वीप में किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको कई सारे वर्षों से दिखाते आ रहे हैं। इस चैनल का आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज का यह वीडियो महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड तहसील के गांधारपाले नाम का गांव है। यहाँ पर गांधारपाले नाम की जो बौद्ध गुफाएं है जो कि बहुत ही प्राचीनतम है, इनके हम जानकारी लेने वाले, और साथ ही साथ यह जो स्थली है, यह जो भूमि है, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी कर्म भूमि भी है। इसका भी ऐतिहासिक महत्व हम इस वीडियो के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से पहुँचा जा सकता है। चलिए तो इन गुफाओं तक हम जाने की कोशिश करेंगे और ये जो ऐतिहासिक जानकारी है आपके सामने हम रखने की कोशिश करने वाले। आपसे अनुरोध है यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे भारतवासी यह जानकारी और यह वीडियो देख सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। महाड यह प्राचीन काल से वैभव संपन्न व्यापारी बंदरगाह हुआ करता था। उस समय बावनकोट खाड़ी से सावित्री नदी के साथ व्यापारी नौका गांधारी नदी से महाड में आया करती थी, जिसके कारण यहाँ व्यापार में ईस्वी पहली शताब्दी में बड़े पैमाने में वृद्धि प्राप्त हुई थी। भौगोलिक दृष्टिकोण से प्राचीन काल से इस भूमि में चावल, काजू, नारियल और कपड़ों के उत्पादन के कारण यहाँ निर्यात में बढ़ोतरी प्राप्त हुई थी। इस कारण बड़े बड़े प्राचीन व्यापारी मार्ग इस भूमि से जुड़े हुए थे। गांधारपाले इस गुफा में कानभोज जो यहाँ के महाभोज हुआ करते थे, इनके समय पर और सातवाहन काल में इस गुफा का निर्माण कार्य आरंभ हुआ है। मुंबई से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर और पुणे से 140 किलोमीटर की दूरी पर यह गुफाएं स्थित है। यह गुफाएं बारिश में देखने योग्य नहीं है क्योंकि यहाँ का मरम्मत कार्य काफ़ी सालों से अधूरा है। हम इस बात को ध्यान में रखकर आपके सामने वर्तमान समय का वास्तव रखने की कोशिश करने वाले हैं। हम आए हुए हैं महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड तहसील के
गांधारपाले यहाँ की बौद्ध गुफाओं के पास, यहाँ से 600 मीटर की दूरी पर गांधार नाम का गांव है और यहाँ से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर महाड़ ये जो शहर है यह स्थित है। और ये जो गुफा है आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखिए इन गुफाओं तक जाने के लिए इस प्रकार की जो सीढ़ियाँ है अंत तक बनाई गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर हाल ही में भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसे संरक्षित करने का काम किया गया है। यहाँ पर आप ये भारतीय पुरातन विभाग के बोर्ड देख पा रहे हो, इसके अंदर अमूमन महाड़ क्षेत्र और साथ ही साथ यहाँ की जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं की जो जानकारी है वह दी गई है। देखिए यहाँ पर ये प्रॉपरली आर्कियोलॉजी ने लगाया हुआ बोर्ड है इस प्रकार से। देखिए ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर ईस्वी 5वीं शताब्दी तक ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं का जो निर्माण कार्य है ये यहाँ पर किया गया है और इसके हम जानकारी लेने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर आप मेरे पीछे ये हाईवे देख पा रहे हो, यह मुंबई गोवा नेशनल हाईवे है और इसी के मतलब बगल में यहाँ पर ये पहाड़ी की चोटी पर ये जो गुफाएं है यह स्थित है। और यहाँ तक आने के लिए यहाँ का नज़दीकी जो स्टेशन है वीर नाम का रेलवे स्टेशन है, उस वीर नाम के रेलवे स्टेशन से करीबन 12 किलोमीटर की यात्रा कर आप यहाँ तक आ सकते हो। यहाँ पर देखिए ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में यहाँ पर नैसर्गिक आपत्ति के कारण बहुत बड़ा जो है यहाँ पर हानि हुई थी और यहाँ पर डिस्ट्रॉय बहुत कुछ हुआ था, जिसमें से ऊपर से जो स्तूप है नीचे ढह गए थे, यहाँ पर गिरे हुए थे। तो इससे हाल ही में भारतीय पुरातन विभाग द्वारा रिस्टोर किया गया। देखिए यहाँ पर प्लास्टर लगाकर इन्हें फिर से खड़ा किया गया। यहाँ पर ऐसे इस प्रकार के 2 स्तूप है जो यहाँ पर पुरातन विभाग द्वारा इन्हें फिर से रिस्टोर करने का प्रयास किया गया। ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा स्तूप जो है, ये दूसरा स्तूप भी इस प्रकार से पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर रिस्टोर किया गया। और यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के जो यहाँ पर उपासक हैं उनके माध्यम से यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया जिसके अंदर जानकारी दी गई है, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया। इसके अंदर महाड़ का इतिहास दिया गया है और साथ ही साथ ये जो गांधारपाले बौद्ध गुफाएं हैं इनकी जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पर विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है यह लगभग 27 दिसंबर 1927 में यहाँ पर आए हुए थे। इस गुफा पर वे आए हुए थे और यहाँ पर बाबा साहब ने प्रेयर की थी, यहाँ पर वंदना ली थी इन्हीं गुफाओं में। तो ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर इनके जो पद चिन्ह जो है इन गुफाओं में अंकित है आज भी, और उनका वास यहाँ पर रहा है। इसके कारण यह जो स्थली है यह कई मायनों में ऐतिहासिक है। यहाँ पर देखिए ये स्तूप इस प्रकार से इसे यहाँ पर रिस्टोर किया गया। अभी यहाँ से देखिए जो रास्ता आप देख पा रहे हो, ऊपर ये जो सीढ़ियाँ है ये लगभग हमें 10-1 मिनट लगती है ऊपर जाने के लिए और बहुत अच्छे से ये जो सीढ़ियाँ है ये बनाई गई है उस समय पर, और बहुत अच्छा है जो रास्ता है वह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इन गुफाओं के प्रति लोग जो है पहले ये समझ रखते थे कि ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं का निर्माण कार्य जो है वह पांडवों ने किया है और वह भी एक रात में और अपने नखून से जो है इन गुफाओं को उकेरा है। इस प्रकार की जानकारी पहले लोगों में आम तौर पर, मतलब जब यहाँ पर पुरातन विभाग के द्वारा ये जो स्थली संरक्षित नहीं थी उस समय पर ये जो गलत जानकारी है लोगों में फैल गई थी और इसके कारण लोगों को लगता था पहले कि ये जो गुफाएं हैं इन गुफाओं का निर्माण कार्य पांडवों ने किया है। लेकिन यहाँ पर के जो शिलालेख है, लेख है, ये आम तौर पर जो सातवाहन राजवंश है उनका यह जिक्र करता है, इनका यहाँ पर उल्लेख आता है और इनके यह लेख है उस समय के, और उस समय पर इन गुफाओं का निर्माण कार्य किया गया है। तो हाल फिलहाल यहाँ पर लोगों में मतलब इन गुफाओं के प्रति जागरूकता जो है वह बढ़ रही है और लोग जो है अभी मतलब यहाँ के स्थानिक लोग हो और इस आसपास के एरिया के लोग यहाँ पर सम्मानपूर्वक इन गुफाओं को बौद्ध गुफाओं का दर्जा दे रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भगवान बुद्ध का एक शिल्प है, उसे बीच में से डैमेज किया गया था और पांडव समझकर यहाँ पर लोग जो है पहले पूछते थे। लेकिन यहाँ पर एक तो सोशल मीडिया हो और साथ ही साथ पुरातन विभाग का कार्य हो, इनके माध्यम से अभी लोग जो है वे सजग हो रहे और जागृत हो रहे, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो उपासक हैं वे बड़े पैमाने में इन गुफाओं पर काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत ले रहे लोगों को जागृत करने। इस कारण महाराष्ट्र में ये जो गुफाएं हैं
या फिर बौद्ध गुफाओं के फूलने फैलने का जो दौर है वह शुरू हो चुका है। देखिए अभी हम आधे रास्ते में आए हुए। पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं की संख्या 29 बताई जाती है। तो यहाँ पर जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आखिरी गुफा जो है 29 क्रमांक एक ध्यान कक्ष है, वे यहाँ पर आता है और एक छोटा सा पानी का कुंड है। और ये जो गुफाएं है, इन गुफाओं की जो नंबरिंग है, यहाँ पर 3 स्तरों में यानी 3 मंजिला ये गुफाएं है। और सबसे ऊपर की जो मंजिल है वहाँ से गुफा क्रमांक 1 जो है वह शुरुआत होती है वहाँ से, और ऊपर से हमें नीचे आना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा रास्ता आप देख पा रहे हो, ये जो पूरा यहाँ पर ये शैवाल देख पा रहे हो, और इस शैवाल में यहाँ तक आ पाना बहुत ही कठिन है। और ये गुफा क्रमांक 1 देखिए, यहाँ पर एक कंबाइंड है, विहार प्लस चैत्य है। और इसके बाहर ये आप ये पिलर देख पा रहे हो, यहाँ पर 6 पिलर है। 6 पिलर में से 2 पिलर जो है यहाँ पर आधे आकार में है, मतलब जो मुख्य यहाँ की जो वॉल है इस वॉल के अंदर है, दीवार के अंदर है। तो देखिए यहाँ पर ये जो गुफाएं है ये हमें अधूरी सी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर आप ये पहला पिलर देखोगे यहाँ का, तो ये इसे पूर्ण करने की कोशिश की गई है, जिसके ऊपर कलाकृति बनाई गई है। लेकिन दूसरा इसका स्तंभ देखिए, इसका तीसरा स्तंभ देखिए, और उसके आगे वाले स्तंभ देखिए, यह पूरे नहीं हुए, या फिर यहाँ पर इसका काम जो है वे अधूरा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर नक्शी काम नहीं हुए है और इसकी फिनिशिंग भी नहीं हुई। हमें आमतौर पर यहाँ पर देखिए जो छेनी का घाव जो है, जो यहाँ पर आपको अंकन दिखाई दे रहा है छेनी का, वह दिखाई देता है। और ये गुफा क्रमांक 1, अभी हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर से जो है पानी बहता है इस गुफा के अंदर, और देखिए यहाँ पर बीच में ये वरांडा हमें दिखाई देता है, और ये बहुत बड़ा पैसेज है, देखिए लगभग बड़ा है। और इन गुफाओं में आपको ये मार्किंग जो है कार्विंग, ये कार्विंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक गुफा थी, वे अधूरी है, और अंदर प्रवेश करते ही देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा विहार है वे विहार दिखाई देता है हमें। और इस विहार में यहाँ पर देखिए 2 दरवाजे हैं, एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर है, और बाकी ये खिड़कियाँ हमें दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए 2 खिड़कियाँ है, और यहाँ पर एक द्वार दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये जो गुफा है, ये गुफा भव्य दिखाई देती है बहुत ही। वहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 4 कक्ष बनाए गए हैं, और ये जो चारों कक्ष यहाँ पर दिखाई देते हैं वे अधूरे हैं, मतलब इनका जो काम है वे पूरा नहीं हुआ है। देखिए इसके अंदर बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन इसका काम अधूरा होने के कारण अभी इसके अंदर फ़िलहाल कुछ नहीं है। और इसके सामने की दिशा में भी देखिए यहाँ पर 2 और कक्ष है, और ये जो 2 कक्ष है वे भी हमें अधूरे दिखाई देते हैं। यहाँ पर यह ध्यान कक्ष है, और इसके आगे देखिए जो मुख्य हमें यहाँ पर जो चैत्य है वे चैत्य दिखाई दे रहे हैं, और ये बड़ा मंडप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाई देती है। ये दोनों तरफ 2 खिड़कियाँ, और वहाँ से भी आने के लिए एक जो रास्ता है वे हमें यहाँ पर इस विहार में दिखाई देता है। और इस कोने में राइट साइड में भी यहाँ पर 2 कक्ष बनाए गए थे, और दोनों कक्ष अधूरे हैं। और यहाँ पर देखिए इस चैत्य में प्रवेश करने हेतु एक प्रवेश द्वार है, और दोनों तरफ 2 खिड़कियाँ हमें दिखाई देती है। और प्रवेश जैसे हम करते हैं तो सामने हमें चैत्य गृह, देखिए शुरुआत में यहाँ पर जो थेरवादी परंपरा है, थेरवादी परंपरा के अनुसार यहाँ पर स्तूप बनाने का जो प्रयास है वे किया गया था, और इसकी कार्विंग ऊपर से नीचे की गई थी, लेकिन उनका जो प्रयास है वे असफल रहा। उसके कारण ये गुफा जो है थेरवादी परंपरा द्वारा अधूरी छोड़ी गई थी, और इस गुफा को जो पूर्ण करने का काम है यहाँ पर महायान जो पंथ है इनके द्वारा किया गया है। इसके लिए हमें यहाँ पर ये जो स्तूप के जगह पर यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो शिल्प है
वे हमें दिखाई देता है। और ये जो मूर्ति है, यह देखिए भगवान बुद्ध का आसन देखिए, सिंहासन दिखाई देता है जिसके ऊपर भगवान बुद्ध विराजमान है। और ऊपर से जो दो गंधर्व है, वे गंधर्व भगवान बुद्ध को मुकुट पहना रहे हैं। ये देखिए, ये मुकुट आपको दिखाई देता है और दोनों गंधर्वों ने अपने हाथों से ये मुकुट पकड़ा है और ये मुकुट जो है यहाँ पर भगवान बुद्ध को पहना रहे हैं। और दोनों इसके हिस्से में देखिए, यहाँ पर बोधिसत्व वज्रपाणि और बोधिसत्व पद्मपाणि जो है वे स्थित है। और यहाँ पर देखिए, ये जो मूर्ति है बीच में से कटिंग की गई है या फिर ये डैमेज हो चुके हैं। इसी प्रकार से हम नीचे जाएंगे तो नीचे भी यहाँ पर एक गुफा में इसी प्रकार का शिल्प है जो कि इसी तरीके से डैमेज हुआ है। और यहाँ पर देखिए, ये जो आपको शिल्प दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो हिरण आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो मृगदान वन जो है, जो जहाँ पर जिसे ऋषिपतन कहा जाता है, ऋषिपतन, जो कि आमतौर पर जो सारनाथ है या फिर धम्मचक्र है उसको ये इंडिकेट करता है। मतलब ये जो यहाँ पर शिल्प है, शिल्प के नीचे का ये जो सिंबॉलिक है वो आमतौर पर हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर ये चक्र था जो कि वो भी डैमेज हुआ हमें दिखाई देता है। और ऊपर के हिस्से में यहाँ पर देखिए मकर दिखाई दे रहे हैं, दो मकर हैं ऐसे इस प्रकार से, और ऊपर देखिए इसी प्रकार से, और जो दो गंधर्व है वे हमें दिखाई देते हैं। और ये जो शिल्प है इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। ये जो शिल्प है, ये जो रचना है, ये लगभग 34 से 5वीं शताब्दी में इसका जो निर्माण है वे करने का प्रयास किया गया और वे भी अधूरा है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक शिल्प है, यहाँ पर ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का ये शिल्प है। इसके ऊपरी हिस्से में देखिए इनके मुकुट पर यहाँ पर ध्यानस्थ जो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वे ऊपर बनाई गई है। ये अवलोकितेश्वर की मूर्ति है, इस प्रकार से यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और इसके पिछले हिस्से में यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी जो उकेरने का प्रयास किया गया था लेकिन अधूरा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अन्य एक मूर्ति है, इस प्रकार से हमें ये दिखाई देती है। ये बोधिसत्व देखिए, इस वज्र दिखाई दे रहे हैं इनके हाथ में, ये बोधिसत्व वज्रपाणि इनकी जो प्रतिमा है वे दिखाई देती है। या शायद से यह भी अवलोकितेश्वर का ही शिल्प रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इनके मुकुट में, जैसे अभी आपको दिखाया, ऊपर ध्यानी जो बुद्ध है वे इनके मुकुट में रहते हैं आमतौर पर अवलोकितेश्वर के। तो ये एक शिल्प दिखाई देता है, यह भी हमें इसी प्रकार से अधूरा दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का ये जो चैत्य है आमतौर पर एक प्रार्थना स्थल है। और वे इस प्रकार से महायान परंपरा ने जब यहाँ पर वास करना शुरू किया उस समय पर ये जो शिल्प है, इन शिल्पों का जो निर्माण कार्य है वे किया गया। और ये बहुत ही खूबसूरती से जो शिल्प है उस समय पर तराशे गए थे। देखिए, अभी हमने गुफा क्रमांक 1 देखी है जो कि इस समय पर देखना नामुमकिन था। उसी प्रकार से गुफा क्रमांक 2 और 3 देखिए, यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता दिया है, थोड़ा सा भुयारी रास्ता है। और यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं हमें ऊपर दिखाई देती है, वहाँ पर जाना थोड़ा सा लगभग कठिन है, क्योंकि अभी वहाँ पर पैर फिसलने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। पैर फिसल कर सीधे जो पानी का कुआं दिखाई दे रहा है, ये जो कुंड दिखाई दे रहा है, इस कुंड में गिरने के चांसेस है। यानी यहाँ पर गुफा क्रमांक 2, 3 और गुफा क्रमांक यहाँ पर 4 और 5 जो है, यहाँ पर देखिए कक्ष है, ध्यान कक्ष, तो ऊपर जाना लगभग असंभव है। और नीचे की गुफाएं अभी हमें देखने मिलेगी। मतलब 6 यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी एक गुफा है लेकिन ये अधूरी गुफा है। ये देखिए, यहाँ पर से 6 नंबर स्टार्ट होता है, 6, 7, 8 और आगे की 10 तक हम आगे जा सकते हैं और आगे की गुफाएं देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पानी के इसी प्रकार के जो कुएँ हैं, लगभग यहाँ पर जितनी भी गुफाएं हैं, इन गुफाओं के समांतर रूप में दोनों हिस्सों में इस प्रकार की जो यहाँ पर वाटर टैंक है, जो पानी के कुंड है, इन कुंडों का जो निर्माण कार्य है वे किया गया। कितना साफ पानी है यहाँ पर का। और यहाँ पर देखिए बारिश का पानी है और वो मैला दिखाई देता है। और आगे बढ़ेंगे हम। अभी देखिए, ये बहुत ही खास गुफा है। ये गुफा क्रमांक 9 है और एक विहार है। और इस विहार के यहाँ पर एंट्रेंस में 2 स्तंभ थे और ये जो स्तंभ है वे ढह चुके हैं। और इस प्रकार के जो स्तंभ हैं, जुन्नर की जो बौद्ध गुफाएं हैं और साथ ही साथ नासिक की जो बौद्ध गुफाएं हैं, इनकी जो स्तंभ की रचना है, उनकी स्तंभ रचना से यहाँ के जो स्तंभ है
वे मेल खाते हैं। तो यहाँ पर से नैसर्गिक आपदा के कारण ये जो यहाँ पर के स्तंभ जो है वे गिर चुके हैं, टूट चुके हैं। और ऊपरी हिस्से में हमें जो आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ऊपरी, तो वो हार्मिका का हिस्सा दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से स्तूप के ऊपर हार्मिका होती है, ठीक उसी प्रकार से स्तंभ के ऊपर ये रचना जो है वे हमें दिखाई देती है। आइए आगे। दोनों हिस्से में यहाँ पर 3-3 कक्ष दिखाई देते हैं। इस हिस्से में 3 कक्ष देखिए जो कि पूर्ण है, और यहाँ पर 3 कक्ष है, और सामने चैत्य गृह है, और चैत्य गृह के दोनों बगल में यहाँ पर हमें और 2 कक्ष दिखाई देते हैं, और एक शिलालेख है जिसके हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर देखिए ये चैत्य प्लस विहार कंबाइंड है। ये भी जिस प्रकार से हमने गुफा क्रमांक 1 देखी, ठीक उसी प्रकार से ये जो गुफा क्रमांक 9 है यह उससे पहले की है, और ये पूर्ण थी, और ये थेरवादी परंपरा के अनुसार इसका निर्माण कार्य किया गया था। देखिए यहाँ पर ये जो चैत्य स्तूप है, इस चैत्य स्तूप में का जो स्तूप है पूरी तरीके से नष्ट हुआ है, या फिर यहाँ से मतलब गिर गया है, यहाँ से गिराया गया होगा, या फिर नैसर्गिक आपदा के कारण, या फिर उस समय पर जो कुछ घटनाएं घटी होगी उन घटनाओं के कारण यहाँ का जो स्तूप है फिलहाल हमें यहाँ पर नामशेष दिखाई देता है। फिलहाल वे यहाँ पर नहीं है। और इतना बड़ा स्तूप लगभग कितने टन का रहेगा, ये स्तूप यहाँ पर से नीचे ढकेल दिया गया है, और ये नीचे आज भी ये स्तूप जो है, इसके अवशेष जो है वे हमें दिखाई देते हैं। और इस स्तूप की देखिए जो छत है, छतावली जो है वे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें स्तूप का जो अन्य हिस्सा जो है वे नहीं दिखाई देता। देखिए पूर्ण आकार में स्तूप था, और स्तूप देखिए इसका व्यास देखिए बहुत बड़ा व्यास है, लगभग 6 फीट का इसका व्यास है। तो ये बड़ा स्तूप था और महाकाय स्तूप था, और इस महाकाय स्तूप की जो दुर्दशा है वो पूरी तरीके से हमें दिखाई देती है, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर आज नामशेष है। और देखिए ये जो गुफा है ये आम तौर पर यहाँ की सबसे सुंदर और ये परिपूर्ण ऐसी गुफा है, क्योंकि ये परिपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस गुफा में प्लास्टर था। देखिए इस प्लास्टर का जो गिलावा है वे आज भी हमें दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर आपको ये मिट्टी दिखाई दे रही है जिसके अंदर घास होता है, और जो चने का लेपन होता है वे इसके अंदर मिक्स करके ये जो पूरा प्लास्टर है वे उस समय पर किया जाता था। तो इस प्लास्टर का जो लेपन है वे दिखाई देता है, जिसके ऊपर आम तौर पर पेंटिंग हुआ करती थी। तो ये पूर्ण गुफा थी, और ये पूर्ण गुफा जो है यहाँ पर नष्ट हो गई है। यहाँ पर इसका जो नामो निशान है वह आमतौर पर जो मेन चैत्य स्तूप था, स्तूप यहाँ पर से नष्ट कर दिया गया है, जो कुछ उस समय पर घटनाएं घटी हुई उसके कारण। तो यहाँ पर देखें, और ये जो कक्ष है ये कक्ष भी हमें पूर्ण दिखाई देते हैं। पूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन कक्षों में देखिए डोर था, और साथ ही साथ इसके अंदर बैठने के लिए आसन भी है। देखिए ये पूर्ण है, इसके अंदर बैठने के लिए आसन है, कक्ष है, डोर लगाने के लिए जो खोबनियाँ है वे हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं, और ये बहुत ही लाजवाब था। और देखिए यहाँ पर इसकी फिनिशिंग भी देखिए, बैठने के लिए जो बनाया गया है चौराहा उसकी मंडप की। देखिए ये पूर्ण आकार वाला जो विहार है वे हमें आमतौर पर यहाँ पर दिखाई देता है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था। यहाँ के लेख में सिद्धं कुमारस कानभोवस वेणुपालितस एतस च लेन चेतियघर ओवारका च अठ विकम नियु नि तं लेनस च उभतो पपेसु पोढ़ियो बे लेनस अलिगनके पथोच दत्तो एतस कुमारस देय। यह लेख लिखा गया है जिसका अर्थ यह है कि कुमार कन्नभोज यानी महाभोज वेणुपालित यानी विष्णुपालित ने गुफा चैत्यघर यानी चैत्यग्रह और 8 ओवारकास गुफा के दोनों ओर एक एक पानी के कुएं और गुफा के रास्ते का धम्म का दान दिया है।
ऊपर देखा आपने किस प्रकार से पूरी जो गुफाएं हैं फिसलन भरी हो चुकी है। ऊपर जाना और ऊपर जाकर गुफाएं देखना यह जान पर आ सकता है। तो ऐसे समय पर यानी बारिश के समय पर ऐसी जिस प्रकार की गुफाएं हो, मतलब इस प्रकार की, जो कि यहाँ पर महाड़ में एक गंदारपाली नामक गुफाएं है, ऐसे बहुत सारी गुफाओं पर बारिश का जो पानी है, मतलब आप देख पा रहे हो ऊपर से पूरा नीचे जो है पूरा आप देखिए जैसे जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल का रूप जो है इन गुफाओं ने लिया हुआ है। तो ऐसी गुफाओं पर आप ना जाए तो ही बेहतर होगा, ख़ास तौर पर जिनकी उम्र ज़्यादा है या फिर छोटे बच्चे, ऐसी गुफाओं पर आप ना लाया करें। क्योंकि अभी हमने देखा हमारे खुद के पैर जो है ऊपर जाते समय फिसल रहे थे और ऊपर जो पुरातत्व विभाग का जो केयर टेकर है उन्होंने कुछ लकड़ियाँ और कुछ कांटे डाले हैं ताकि लोग जो है ऊपर ना जा सके। लेकिन फिर भी बारिश के कारण उन्होंने जो लकड़ियाँ और घास डाली थी या फिर जो कांटे डाले थे वो पूरे तरीके से बह चुके हैं। मैंने अभी यहाँ के जो केयर टेकर है उनसे बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो यहाँ के जो पुरातत्व अधिकारी है इस क्षेत्र के, वे यहाँ पर आकर चले गए हैं और उन्होंने मुआयजा किया है और काम जारी है। और ये काम कब तक होगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर यह प्रशासकीय काम है। इससे पूर्ण होने के लिए 10 दिन भी हो लगते हैं या फिर 10 साल भी लग सकते हैं या फिर पूर्ण नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे समय पर देखिए इन गुफाओं तक आते समय या फिर इनकी जानकारी लेते समय बहुत ही सतर्कता से हमें लेनी पड़ती है। अभी देखिए हम यहाँ की गुफा क्रमांक 27 देखेंगे और यहाँ पर देखिए जो गुफा क्रमांक 26 है, यह आमतौर पर सारे जो कक्ष है, एक तो ध्यान कक्ष है और साथ ही साथ यहाँ पर रेस्ट करने के लिए, विश्रांति करने के लिए ये जो खोलियाँ है वे बनाई है। और ऊपरी हिस्से में देखिए हम वहाँ पर गए थे गुफा क्रमांक 9 और उसके ऊपर वाली जो गुफाएं है ये देखिए यहाँ तक ऊपर तक आती है। तो ये जो गुफाएं है इन गुफाओं में हम जा नहीं सकते। इन्हीं गुफाओं में से जो नीचे स्तूप आपने देखा तो इन्हीं में से 2 स्तूप जो है वो नीचे गिरे, मतलब 3 जो मेन हमने चैत्य गृह देखे यहाँ पर, उस चैत्य गृह में के जो स्तूप है वह नीचे गिर चुके हैं या फिर आम तौर पर उस समय पर जो भी कुछ आपदा आई होगी उस समय पर वो पूरी तरीके से वहाँ से ऊपर से हट चुके हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर फिलहाल इस प्रकार से ये जो गुफा है अभी उसका जो रूप है इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। अभी यहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा फिसलन भरा रास्ता है, ऊपर हम जा नहीं सकते, लेकिन आपको गुफा क्रमांक 27 और वहाँ का जो लेक है वे दिखाने की कोशिश करेंगे। और आगे देखें यहाँ पर ऊपर जाते समय, क्योंकि इन गुफाओं की जो गिनती है आमतौर पर उल्टी है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, और यहाँ से उल्टी गिनती करेंगे तो ऊपर हम गुफा क्रमांक 1 के पास जा सकेंगे। देखिए यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 23 है। इस गुफा क्रमांक 23 में भी देखिए इसका जो द्वार है, प्रवेश द्वार बहुत ही खास है। इसके द्वार के यहाँ पर हमें वेदिकाएँ दिखाई देती है, बहुत अच्छे से उत्कीर्णित की गई है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 22 जो कि बहुत ही साधारण है, और ये जो गुफा क्रमांक 23 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही रोचक है, क्योंकि यहाँ पर एक तो हमें ये थेरवादी परंपरा के अनुसार बनाया गया जो स्तूप है वह दिखाई देता है, और इसी के स्तूप के सटे हमें एक भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वे दिखाई देती है। आमतौर पर धम्मचक्र प्रवर्तन जो मुद्रा है उसके अंदर जो भगवान बुद्ध का शिल्प जो है इस गुफा में उकेरा गया है। यहाँ पर हम यहाँ की गुफा क्रमांक 27 में आए हुए, और ये गुफा क्रमांक 27 देखिए कक्ष है बहुत बड़ा, और इस कक्ष में यहाँ पर हमें देखिए अंदर आपको यहाँ पर ये पूरा विश्रांति करने के लिए बनाया हुआ कक्ष दिखाई देता है, और ध्यान के लिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो बैठने की व्यवस्था है वे की गई है। यहाँ पर हमें खिड़की दिखाई देती है इस गुफा में, और साथ ही साथ ये अर्ध उठाव आकार में जो यहाँ पर एक स्तूप दिखाई दे रहा है, और ये जो स्तूप है ये पूर्णाकृति स्तूप है। देखिए ऊपरी छत हमने आपको दिखाया, यहाँ की जो गुफा क्रमांक 9 थी उसके अंदर आपको दिखाया था, सिर्फ छत ही बचा हुआ है, वहाँ का स्तूप फिलहाल नहीं है। तो इस प्रकार का जो बड़ा स्तूप है यहाँ की जो गुफा क्रमांक 9 है उसमें हुआ करता था। इसमें देखिए इसके हार्मिका दिखाई दे रही है, हार्मिका का बॉक्स दिखाई दे रहा है, और इस प्रकार का इसका जो डोम है ये वेदिका है, और ये पूर्णाकृति पूरा जो स्तूप है वे हमें आम तौर पर दिखाई देता है, जो कि
भगवान बुद्ध के धम्म को, भगवान बुद्ध को यह इंगित करता है एज एक प्रतीक के तौर पर। और यहीं पर मतलब ये जो अर्ध उठाव स्तूप है और यहाँ पर देखिए अर्ध स्तंभ है जो कि यहाँ पर सिर्फ इसे डिज़ाइन बनाई गई है स्तंभ की। और यहाँ पर लेक है, यहाँ पर देखिए दो लेक है, एक इस तरफ लेक है और एक इस साइड लेक है जो आपको दिखेगा नहीं। और यहाँ पर देखिए त्रिरत्न का शिल्प बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लेक है, इस लेक में अमूमन इसकी जो शब्द रचना है सिद्धंग यानी जो पूर्ण है, और उसके बाद आगे का जो शब्द है ग ह प ति स यानी जो गृहपति है, गहपति है यानी घर का जो प्रमुख है वह, से ठी स जो सेठ है, श्रेष्ठी है, जो कि आज की भाषा में जो अमीर इंसान है, व्यापारी। इसके बाद यहाँ पर देखिए संघ, यहाँ पे देखिए डॉट आया हुआ है ऊपर, संघ र खी त स यानी संगरक्षित, जो गहपति है जो कि श्रेष्ठी है जिसका नाम संगरक्षित है। और आगे आया हुआ है यहाँ पर देखिए पु त, आगे स शब्द रहेगा यानी पुत्र। और इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका दूसरी जो लाइन है, दूसरी लाइन में यहाँ पर वा द सी री य यानी ये जो गहपति है, जो श्रेष्ठी है, यानी यहाँ पर संगरक्षित का जो पुत्र है, पुत्र लड़का जो है उसका नाम है वादश्रीय। तो यहाँ पर देखिए वादश्रीय दे य धम म ले न चे ती अ को टी, यहाँ पर चेतीय कोटि और आगे एक वर्ड है पा, मतलब यहाँ पर इन जो संगरक्षित है उसका जो लड़का है वादश्री, इन्होंने यहाँ पर ये जो धम्म के लिए दान दिया है, संग कोटि है। और आगे जो शिलालेख है इस प्रकार से बढ़ता है, जो कि यहाँ पर अन्य जो इन्होंने दान दिया है, ये पूरा लेख मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय जाएगा। और यहाँ पर भी लेख है, तो इस लेख में आम तौर पर जो दान है, दान का उल्लेख दिया गया है। और बहुत ये जो लेख है आपको हमारे जो साथी हैं मनोज गजभार जी, इन्होंने ऊपर पढ़ के दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार का ये जो लेख है आमतौर पर इन गुफाओं में हमें दिखाई देता है। तो देखिए जो कार्विंग है बहुत ही नायाब कार्विंग थी, ये जो गुफा है शायद से परिपूर्ण रही होगी। और इसके ऊपर ये जो लेपन था, प्लास्टर था इस गुफा के ऊपर, मतलब जब कार्विंग किया गया इसको फिनिशिंग नहीं दी गई, बल्कि इसको सीधे तौर पर प्लास्टर करके पूर्ण रूप से निर्माण किया गया है। देखिए इसके अंदर दालन है, यानी यहाँ पर कुछ वस्तुएं रखी जाती होगी, मतलब उस समय पर बौद्ध भिक्षु हो या फिर व्यापारी हो, वे अपनी यहाँ पर वस्तुएं भी रखते होंगे। ये दालन है, 2 दालन है और विश्रांति करने के लिए बनाया गया ये जो कक्ष है। तो इस प्रकार के यहाँ पर 8 जो कक्ष है वे दान देने का जो उल्लेख है उसके अंदर किया गया, मतलब जो आमतौर पर विश्रांति के लिए बनाए गए कक्ष जो है यहाँ पर दान दिए गए हैं, जो संगरक्षित है उनका जो लड़का है उनके माध्यम से। तो इस प्रकार से गुफा जो है हमें आमतौर पर दिखाई देती है।